हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने साइंस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कार्बन तथा उसके यौगिक को कंप्लीट कर लिया था। यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के विभिन्न गुण तथा ऑरेनियस की परिभाषा कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी की परिभाषा। इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो प्रोटॉन के आधार पर दी थी। दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन दाता होता है और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। यानी जो H+ देता है, मतलब H+ ही होता है प्रोटॉन, मतलब जो प्रोटॉन देगा वो तो अम्ल हो, जो प्रोटॉन लेगा वो क्षार हो जाएगा। जैसे आप इस रिएक्शन से आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो Ha है ये H का त्याग करके क्या बनाता है दोस्तों, A- यानी संयुग्मी क्षार बनाता है, और क्षार H लेके क्या बनाता है, संयुग्मी अम्ल। यानी इसमें क्या प्राप्त होते हैं आपको, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो ब्रोंस्टेड लोरी की जो अवधारणा है उसे संयुग्मी क्षार तथा संयुग्मी अम्ल की अवधारणा भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे आपके पास ये क्या है, अम्ल, और ये क्या बना लिया, संयुग्मी क्षार। अभी अपन ने देखा था ऊपर, तो जो पहले है उसे तो अम्ल कहेंगे, जो A- है उसे क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार। साथ ही साथ में जो ये आपका है ये क्या है, बेस, और ये क्या बना लिया, संयुग्मी अम्ल। यानी अम्ल से तो बनता है संयुग्मी क्षार और क्षार से बनता है संयुग्मी अम्ल। एक रिएक्शन में आपको बताता हूं, यहाँ पे आपकी जलकीय अभिक्रिया जब आप NH3 के साथ करवाते हो, अमोनिया के साथ कराते हो, तो NH3 क्या करता है, H2O से एक H ले लेता है और NH4 पॉजिटिव बनाता है, और आपका जो H2O है वो किस में चेंज हो जाता है, OH- में। तो ये H दे रहा है तो ये क्या हो गया, मतलब प्रोटॉन दे रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, और एसिड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस यानी संयुग्मी क्षार। तो ये क्या हो गया आपका, संयुग्मी क्षार। इसी तरह जो NH3 है, अमोनिया है, वो H+ ले रहा है, यानी वो क्या हो गया, बेस, और बना क्या रहा है, NH4+ यानी कॉन्जुगेटेड एसिड यानी संयुग्मी अम्ल बना रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे आपका HCl आप जानते हो एसिड है या नहीं है, और H2O है, वो क्या करता है दोस्तों, HCl से एक H ले लेता है, मतलब ये प्रोटॉन ले रहा है तो ये क्या हो गया, क्षार, और बनाता क्या है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है, संयुग्मी अम्ल बनाता है। लेकिन अम्ल प्रोटॉन देता है तो वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है। तो ये किसकी अवधारणा थी, आपकी ब्रोंस्टेड लोरी की, जो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के आधार पर समझाई गई थी। इसके अंतर्गत आपको बताया गया कि जो अम्ल होता है वो संयुग्मी क्षार तथा जो क्षार होता है वो संयुग्मी अम्ल बनाता है। दोस्तों, ये जो अवधारणा थी इसकी कुछ कमी थी, वो देख लीजिए। यह जो संकल्पना है वो CO2, SO2, BF3 की अवधारणा को नहीं समझा सकी, मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं होते उसकी अवधारणा को नहीं समझा सकी। इसके बाद लुईस ने अपनी अवधारणा दी। किसने, लुईस ने। और लुईस ने जो अवधारणा दी थी दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन युग्म की अवधारणा थी, यानी LP यानी लॉन्ग पेयर की अवधारणा थी। इन्होंने बताया जो अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, मतलब LP लेने वाले होते हैं, लोन पेयर लेने वाले होते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी लॉन्ग पेयर दाता होते हैं। जैसे आपके पास में ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर ये क्या है दोस्तों, LP है या नहीं है। इसने किसको दे दिया, BF3 को दे दिया। BF3 जैसे ही ये लेता है तो इनके मध्य एक बंध बनता है, उसे बोलते हैं उपसंयोजी बंध। मतलब लुईस अवधारणा के अंदर किसको समझाया गया है, उपसहसंयोजक बंध को दर्शाया गया है, जिसमें जो तीर का निशान है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यानी अम्ल को दर्शाता है, जो
एलपी वाला भाग है जहाँ से ये तीर स्टार्ट होती है वो क्षार को दर्शाता है दोस्तों। तो एलपी देने वाला तो क्या हो गया क्षार, एलपी लेने वाला क्या हो गया अम्ल। इनके अनुसार लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एलपी देता है, डोनेट करता है, और लुईस जो अम्ल होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एलपी ग्रहण करता है यानी लेता है। और जब ये ऐसा यौगिक बनाता है तो उनके मध्य एक बंध बनता है, उपसह संयोजी बंध, जिसे कैसे दर्शाते हैं इस तीर के द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों। जो आपके लुईस अम्ल होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाले यौगिक, धनायन, और जिनका अष्टक पूर्ण नहीं हो वो लुईस अम्ल की भांति कार्य करेंगे। जैसे आपका BF3, AlCl3, मैग्नीशियम +2 और सोडियम प्लस। मतलब इनका तो अष्टक पूर्ण नहीं है, इन पे क्या है धनायन है, तो ये कैसा कार्य करेंगे लुईस अम्ल की तरह। और लुईस जो क्षार होंगे दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन युग्म धनी होंगे, उनके ऊपर माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म वाले होंगे, मतलब उनके पास एलपी होगा। जैसे आपके H2O में 2 एलपी है, अमोनिया में 1 एलपी है, तथा साथ ही साथ जिन पे नेगेटिव चार्ज हो यानी इलेक्ट्रॉन धनी हो वो भी लुईस क्षार की भांति कार्य करेंगे दोस्तों। तो अम्ल, क्षार और लवण की जो परिभाषाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी थी आपकी, जो आपकी ओरेनियस ने दी थी, ब्रॉन्स्टट लोरी ने दी थी और लुईस ने दी थी। अब हमारा ऐसा टॉपिक चलेगा जो रीट 2020 यानी जो एग्जाम हुई थी ना 21 में और फिर 22 में हुई थी, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। जो लुईस के ये सूचक है, जो ये सूचक है वो अम्ल और क्षार के परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इनका उपयोग अम्ल क्षार का पता लगाने में किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित। जो प्राकृतिक है जैसे हल्दी, लिटमस तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ, हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। और लेकिन जो मानव निर्मित है वो है मेथिल और फिनोप्थेलिन। तो रीट 2022 में तो भाई यहाँ से ही क्वेश्चन आ गया था कि मानव निर्मित कौन सा है। ठीक है, अब आगे हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राकृतिक सूचक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, और प्राकृतिक सूचक में है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र यह अम्ल क्षार के परीक्षण में सबसे सामान्य रूप से उपयोग में आया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। भाई इसे प्राप्त किससे करते हो, तो लाइकेन नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे, लाइकेन नामक शैवाल से। यह विलियन तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब जो आपका लिटमस है वो विलियन के रूप में ही पाया जाता है। अपन पढ़ता है ना कि ये भाई पत्र के रूप में पाया जाता है, लेकिन अपन जानते हैं ये किसके रूप में पाया जाता है, विलियन और कागज की पट्टियों के रूप में। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, लिटमस पत्र। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लाल और एक नीला। जो अम्ल होते हैं वो नीले को क्या कर देते हैं, लाल, क्योंकि अनिल मैंने बताया था आपको, और बेस जो होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं, नीला। ये थे आपके लिटमस पत्र। अब देखेंगे हम हल्दी। भाई हल्दी केवल और केवल क्षार के साथ काम करेगी, भाई अम्ल के साथ काम नहीं करेगी, पहले ही बता देता हूँ। हल्दी पत्र पर चूने के पानी यानी क्षार की कुछ बूंदें डालने पर इसका पीला रंग लाल हो जाता है। हल्दी पीली से हो गई लाल, मतलब क्या डाला आपने, क्षार, यानी चूने का पानी क्या हो गया, क्षार। ये निष्कर्ष निकल गया आपको इससे। हल्दी पत्र अम्ल से अप्रभावित रहता है। अगर आप इस पे नींबू वींबू डालोगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्षार डाल दोगे तो आपकी हल्दी पीली से लाल हो जाएगी। आगे प्राकृतिक सूचक में ही है आपका गुड़हल का पत्र। गुड़हल का जो पत्र है वो अम्लीय विलयन में कैसा हो जाएगा भाई, गहरा गुलाबी, और क्षार में हो जाएगा हरा रंग। कैसा, हरा।
तो अम्ल में कैसा हो जाएगा ये? गुलाबी कौन रे? गुड़हल का पत्र, यानी गुड़हल जो फूल आता है ना, वो कैसा हो जाएगा अम्ल के साथ? तो गहरा गुलाबी, अम्ल के साथ गहरा गुलाबी और क्षार के साथ हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। आप ऐसे याद रख लेना, क्षार है रा, दोनों में लास्ट में क्या है? रे। तो क्षार से क्या हो जाएगा? हरेगा। तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको गुलाबी रंग में। आगे है मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचक दोस्तों, एक तो है आपका फिनोप्थेलिन, एक है आपका मेथिल ऑरेंज। जो फिनोप्थेलिन है वो क्षार के साथ क्रिया करके, किसके साथ? क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, लेकिन अम्ल से किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है, यानी कोई रंग नहीं देता है। मतलब फिनोप्थेलिन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, लेकिन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग देता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके पीला रंग देता है। मतलब बॉय याद रख लो, बॉय, BY बॉय, B से बेस, Y से येलो, यानी मेथिल ऑरेंज क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा भाई? येलो रंग देगा। और मेथिल अम्ल, दोनों में ले आ रहा है ना, तो ये किसके परीक्षण में काम आ गया? आपके अम्ल के परीक्षण में। और अम्ल को क्या कर देगा? लाल लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल लाल। तो फिनोप्थेलिन क्षार के साथ और मेथिल ऑरेंज अम्ल और क्षार दोनों के साथ अम्ल है वो लाल रंग देते हैं, और जो क्षार है वो किस रंग में प्रयोग हो जाता है? आपके पीले रंग में। अम्ल के कुछ उपयोग दे रखे हैं, जिनमें हम H2SO4, HCl तथा H3, ये कैसे अम्ल होते हैं दोस्तों? खनिज अम्ल होते हैं। पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। ऊपर वाले तो तीनों क्या हो गए? खनिज अम्ल। और सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये क्या हो गए? एसिटिक अम्ल क्या हो गए? ये कार्बनिक अम्ल हो गए दोस्तों। कैसे अम्ल हो गए? कार्बनिक अम्ल। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं HCl अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसे क्या कहा जाता है? नमक का अम्ल। इसका सूत्र होता है HCl। क्या सूत्र होता है इसका? HCl। इसका उपयोग टॉयलेट की सफाई में किया जाता है। वो बोलते हैं ना हार्पिक लेके आओ, उसमें क्या पाया जाएगा? नमक का अम्ल, यानी HCl। ठीक है। फिर आएगा आपका औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है भाई? HCl अम्ल का। नमक के शोधन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? HCl अम्ल का। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बॉयलर को अंदर से साफ करने में और सिंक व सैनिटरी को साफ करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? नमक का अम्ल। टॉयलेट की सफाई, क्लोरीन निर्माण, नमक के शोधन, बॉयलर की सफाई तथा सिंक व सैनिटरी को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसका नाम होता है गंधक का अम्ल, अम्लों का राजा, यानी किंग ऑफ एसिड। इसके उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उपयोग है इसका अमोनिया सल्फेट के निर्माण में। दूसरा है बैटरी, कागज तथा कपड़े उद्योगों में। इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है बैटरियों वाला। कौन से वाला? बैटरियों वाला। तीसरा आपका जो अम्ल है वो है नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HNO3। इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं भाई शोरे का अम्ल। अब भाई जो सोनी होते हैं ना, वो जाके क्या बोलते हैं भाई? शोरा की तेजाब दे जे, यानी शोरे का अम्ल देना। उसका सूत्र होता है HNO3। इसका उपयोग अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। सोने व चांदी को शुद्ध करने में किया जाता है। पटाखे विस्फोट यानी TNT में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट में भी इसका प्रयोग होता है। और जो आपका अम्ल राज होता है, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है, उसमें भी किसका प्रयोग होता है भाई? शोरे के अम्ल का। ये आपका अम्ल राज होता क्या है?
3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। 3:1 में HCl तथा HNO3 का मिश्रण ही क्या कहलाता है? आपका अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 किस में आएगा किस में नहीं आएगा, तो आप ये ध्यान रखना जिसमें 3 पहले से है उसमें 3 नहीं आएगा, जिसमें 3 नहीं है उसमें अनुपात 3 आएगा। जैसे आपका HCl है और एक क्या है आपका HNO3, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं आएगा, 3 क्या आएगा HCl, ये कितना आ जाएगा फिर 1, तो यही क्या हो गया आपका अनुपात हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे है आपका एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और इसे क्या कहा जाता है भाई? सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। घरेलू स्तर पर अचार बनाने में इसका प्रयोग होता है, दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज एसीटेट का उपयोग फोटो फिल्म में भी किया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है सफ़ेदा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का प्रश्न पूछे लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिरका यानी एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। सेल्यूलोज एसीटेट सफ़ेदा और लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है आपके क्षारों के उपयोग। आपने अम्ल के प्रयोग पढ़ लिए, अब किसके हैं? क्षार के। और क्षार में भी सबसे पहले कौन सा क्षार? NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है। किस किस में? साबुन, अपमार्जक, कागज तथा वस्त्र उद्योग में। बॉक्साइड के धातु क्रम में तथा पेट्रोलियम के शोधन में भी किसका प्रयोग किया जाता है भाई? NaOH का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सफ़ेदी और कीटनाशक के रूप में इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यह एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। ये रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है आपके लवणों के उपयोग। भाई कौन कौन से लवण हैं, इनका क्या क्या उपयोग है? सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर कहते हो ना आप, वही। इसका उपयोग संगमरमर के रूप में धातु के लौह निष्कर्षण में तथा सीमेंट बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। इसका उपयोग चुनावी शाही में किया जाता है। किसका? चुनावी शाही में AgNO3 का। अमोनिया नाइट्रेट का उर्वरक तथा विस्फोट बनाने में किया जाता है। फिटकरी मैंने सूत्र आपको बताया था, वापस बता देता हूँ कि 2SO4 Al2SO4 का होल H24H2O जल को शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग चुनावी शाही में, अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक तथा विस्फोटक में, तथा सोडियम क्लोराइड का प्रयोग नमक के रूप में आप सब करते हो ना, वही है। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और औद्योगिक स्तर पर अगर आपको अमोनिया बनाना है या लोहे का निष्कर्षण करना है तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हो। आगे है आपका धावन सोडा। कौन सा सोडा? धावन सोडा, जिसे Na2CO3.10H2O कहा जाता है। और घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई करने में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में तथा जल की कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का यानी धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है।
आगे है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, जिसे खाने का सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड व केक बनाने में तथा अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट का। आगे है सिल्वर लवण यानी AgBr। AgBr का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में। फिर है पोटेशियम क्लोरेट। इसका प्रयोग किया जाता है माचिस में। किसमें? माचिस में। और पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है गन पाउडर तथा आतिशबाजी करने में। गन पाउडर तथा आतिशबाजी करने में पोटेशियम नाइट्रेट का और पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग किया जाता है माचिस उद्योग में। ध्यान, नाइट्रेट हमेशा भाई फोड़म फड़ी के काम में आएगा भाई। आगे है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए। वो आता है ना लाइजोल वाला, वो वाला सिस्टम होता है इसमें, ध्यान रखना। आगे है अग्निशामक की दोस्तों एक रिएक्शन दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें डाइलू H2SO4 है, उसकी अभिक्रिया बता रखी है खाने के सोडे के साथ, और निकलती क्या है? CO2 गैस। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसमें बताना चाहता है कि जो गंधक का अम्ल होता है वो डाइलू होता है और साथ में किसका प्रयोग होता है इसमें? खाने के सोडे का। आगे आपके जो दे रखा है वो है नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट का .5H2O कहा जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट .5H2O को क्या कहा जाता है? नीला थोथा। इसका उपयोग कवकनाशी में, विद्युत लेपन में तथा रंगाई तथा छपाई में किया जाता है। दोस्तों आपकी 8वीं कक्षा की जो बुक में है उसमें 2-3 छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, वो मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार। मतलब जो भी क्षारक है उनमें से कोई जल में घुलनशील है, कोई नहीं है। जो जल में घुलनशील है उसे क्या बोल देंगे? क्षार। क्या बोल देंगे? क्षार। और इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? संक्षारक। फिर इसमें तनुकरण के बारे में बताया जा रहा है कि तनुकरण क्या होता है। तो तनुकरण जल में अम्ल तथा क्षार मिलाने पर जल की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण। यानी कि आप उसमें अम्ल और क्षार में अगर आप जल मिलाते हो तो उनकी तनन सामर्थ्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तनुकरण। जैसे आपका प्रबल अम्ल है, उसमें आपने जल मिला दिया तो वो कैसा अम्ल हो गया? दुर्बल अम्ल। यानी उसमें क्या हो गया? तनुकरण हो गया। मतलब प्रति इकाई सांद्रता में क्या आ गई? कमी। 2 लैंग्वेज है किताब की, उसके हिसाब से देख लो। जल में अम्ल तथा क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण। तो दोस्तों अम्ल क्षार के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम इसके अध्ययन करेंगे पीएच के बारे में, और भी कुछ मैटर है उसके बारे में। अभी तो आपका आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है अम्ल क्षार और लवण का। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।